प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारी, महाकुंभ की तैयारी पूरी ज़ोर शोर से चल रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं का आना भी लगभग शुरू हो गया है। मैं इस वक्त संगम घाट पर हूं और साफ तौर पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रजत जी हैं। उनकी पूरी टीम है। खासकर किस तरीके से इस बार का कुंभ अन्य कुंभों से अलग है और किस तरीके से खास है, इस मुद्दे के साथ साथ रोज़गार और वो तमाम मुद्दे जो युवाओं के हैं उन सभी पर बातचीत करेंगे। रजत जी, कैसे देख रहे हैं आप? तो खुद विश्वविद्यालय में हैं और सबसे पहले हम कुंभ पर आएंगे, चूँकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कुंभ होने जा रहा है, महाकुंभ होने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस बार महाकुंभ की क्या तैयारियाँ? धन्यवाद सर। इस समय कुंभ में जो तैयारियां चल रही है, भव्य महाकुंभ चल रहा है। जिस हिसाब से आप देख ही रहे हैं, अभी काम चल रहा है जिस हिसाब से श्रद्धालुओं के लिए, और रात दिन यहाँ पर काम चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस कुंभ को चलाने के लिए रात दिन काम किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हो सकती हैं। जैसे अब रोड बन रही है, अभी अधूरे काम हैं। अब जिस हिसाब से महाकुंभ के लिए शाही स्नान स्टार्ट होने वाला है, पहला स्नान स्टार्ट होने वाला है, और हमको लगता है कि अभी कुंभ में बहुत ही कम तेज़ी से काम भले हो रहा है, लेकिन अभी कुंभ में जो विकास अभी तेज़ी से होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो युवा, इलाहाबाद के युवा, ये तो इलाहाबाद हमारी पावन धरा है, और इलाहाबाद पावन धरा में यहाँ के बेरोजगार युवा भी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। ये बेरोजगारी की धरती भी कही जा सकती है या प्रतियोगियों का गढ़ भी कहा जा सकता है। यहाँ पर जो बेरोजगार छात्र हैं वो आज 5-5, 6-6 वर्ष से रह रहे हैं, 7-7 वर्ष रह रहे हैं, और ना हमारे साथ तमाम ये युवा साथी हैं जो स्नान भी करने आए। ये आस्था का प्रतीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सब आएंगे, सुबह शाम तुमको स्नान ध्यान ही करना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जितनी तन्मयता के साथ हमारी आस्था का प्रतीक इस कुंभ को सजाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार हमारे साथी हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान हित में रखें। जिस तरीके से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ का युवा बेरोजगार बाहर राज्यों में प्रस्थान कर रहा है, बाहर के राज्यों में जा रहा है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के अधिकतर युवा बिहार राज्य में नौकरी के लिए जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आज भी इनकी उम्र देखिए 35 साल 34 साल हो गई है। इनकी उम्र जो है क्या कहते हैं 36 साल हो गई, किसी के 28 साल, किसी के 30 साल है। लेकिन युवा जाए तो जाए कहाँ? आज यहाँ 6 वर्षों से ज़्यादा के समय से उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। न टीजीटी पीजीटी का पेपर 3 वर्षों से हो पा रहा है। आयोग का गठन, आज बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आज 6 वर्षों से बाद हुआ जा करके, कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में बोला था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, अब जा करके 2024 के अंत में धरातल पर आया है। लेकिन रजत जी, एक दौर था जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करने वाले प्रतियोगी छात्र सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, प्रयागराज के हुआ करते थे। प्रयागराज अब हो गया, इलाहाबाद के हुआ करते थे। आप कह रहे हैं रोज़गार नहीं है, लेकिन अगर मैं कुंभ की ही बात करूं, तमाम देखिए जो लोग हैं, कोई दुकान लगा रहा है, तमाम तरीके से नाविकों को भी रोज़गार कहीं ना कहीं मिला है। घाट की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी लोगों को काम मिला है, तमाम ठेके हुए हैं। रोज़गार तो कहीं ना कहीं मिल ही रहा है सरकार में। सर, रोजगार किसको मिलता है? रोजगार तो हम तो कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं हमको रोजगार दे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं तो चाहता हूं कि अगर वो आज ये कुंभ में हमको रोजगार देते, मैं कल नौकरी मांगना बंद कर दूंगा। लेकिन रोजगार लेने के लिए यहाँ 40 लाख 80 लाख रुपए में तो कचौड़ी की दुकान उठ रही है, 70 लाख में जो है चाय की दुकान उठ रही है। अब बताइए, 80 लाख, 70 लाख, 40 लाख में मैं चाय की दुकान खोलने के लिए, कचौड़ी की दुकान खोलने के लिए एलाट कराऊंगा तो मैं कमाऊंगा क्या? एक बेरोजगार व्यक्ति के पास इतना पैसा होता तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पुलिस, एसएससी, जीडी और अन्य विभागों में नौकरी के लिए क्यों जाता? आज आपसे मैं कहता हूं, तो मैं ऑन कैमरे में बात कर रहा हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री युवाओं को रोजगार देते तो आज हम सब यहाँ बेरोजगार की दशा में यहाँ पर खड़े होकर मीडियम बात नहीं रखते। आज सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो एलाट हुई है जमीन, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख से नीचे कोई दुकान यहाँ एलाट नहीं हो रही है। अगर हम सब इतने ही मजबूत होते तो यहाँ हम पकौड़े की दुकान, चाय की दुकान खोल लेते माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार। लेकिन यहाँ पकौड़े की दुकान भी खोलने के लिए तो हमको पैसा देना पड़ेगा लाटिंग के लिए। तो हमको लगता है कि बेरोजगार व्यक्ति बेरोजगार ही रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बस यही अपील करूंगा कि जितनी तन्मयता के साथ इस कुंभ की भव्यता के लिए आपने काम किया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो पीड़ित वर्ग हैं, जो एकदम दर्द से कहरा रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जो
बिहार राज्य में, जहां बिहार राज्य दूसरे राज्यों में जाकर के रोजगार की तलाश करता था, आज हर राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी, अधिकतर साथी, सब लोग बिहार में नौकरी के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ इसी तन्मयता के साथ रोजगार मुद्दे पे काम करें। लाखों लाख पद खाली हैं बेसिक विभाग में, 1,26,028 पद प्राथमिक शिक्षक में खाली हैं, लाखों पद टीजीटी, पीजीटी, एलटी में खाली हैं, पुलिस विभाग में खाली हैं। पुलिस विभाग की चलो भर्ती आ रही है, लेकिन अन्य विभागों को क्या हुआ? ये तो देख रहे हैं शिक्षा विभाग को तो प्राइवेटीकरण की तरफ झोंक रहे हैं, जा रहा है। लेकिन देखिए, ये सब युवा छात्र हैं प्रयागराज विश्वविद्यालय के, ये सभी साथी हैं और सब संगम आए थे, जाहिर है कि महाकुंभ की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए, स्नान करने के लिए। लेकिन ये दर्द है इन सब का कि ये सब बेरोजगार हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये दर्द झलक रहा है साफ तौर पे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, रोज़गार तो जाहिर है कि मिलना ही चाहिए। आप सब पढ़े लिखे छात्र हैं, अपना एक समय दिया है, जो भी कोर्स किए हैं, उसके बाद अब रोज़गार न मिलने का क्या प्रमुख कारण क्या मानते हैं? सर देखिए, सरकार ही नहीं चाहती है। सरकार अगर चाहती, कम से कम पहले बात तो सरकार को विद्यालय को मजबूत करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत करना चाहिए, शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, बच्चे तब आएंगे पढ़ने। हम कह रहे हैं कि एक माँ बाप चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, वो सरकारी स्कूल में क्यों भेजेगा? न वहाँ बैठने की सुविधा है, न ड्रेस की सुविधा है, न खाने पीने की सही सुविधा है, न उनकी किताबें सही टाइम में मुहैया कराई जाती हैं। तो बताइए, अपने बच्चे को अपना जीवन क्यों बर्बाद करेगा? हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, एक रोटी कम खाएगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, इसलिए वो प्राइवेट में भेजना चाहता है। जब हम प्राइवेट के स्तर के अगर सरकारी विद्यालय को बनाएंगे, तो क्यों एक गरीब परिवार जो है कि उस स्कूल में भेजेगा जहाँ उसका इनकम नहीं उतना है? तो हम चाहते हैं सरकार को सबसे पहले कि प्राइमरी विद्यालयों को सुधारे। प्राइमरी विद्यालय को अगर मजबूत कर दे और सारी चीज़ें मुहैया करा दे समय पे, तो हर एक व्यक्ति चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सरकारी विद्यालय, क्योंकि आप देखेंगे प्राइवेट विद्यालय में जो टीचर पढ़ाते हैं वो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन पास करते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, कोई डिप्लोमा नहीं होता है। हम हाई स्कूल पास किए, इंटर पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, डिप्लोमा पास किए, बीटीसी, जो प्राथमिक विद्यालय को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास योग्यता है। हमने टेट सीटेट पास किया, हमारे पास वो योग्यता है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे प्राइवेट में जाने पड़ते हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधा सारी चीज़ दी जाती है, ट्यूशन की दी जाती है, क्लास योगा की दी जाती है, म्यूजिक क्लास दी जाती है। यहाँ पे क्या क्लास दी जाती है? एक टीचर पूरे दिन पढ़ाता है, 6 कक्षाओं में, 5 कक्षाओं में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता है। लेकिन प्राइवेट में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर मिलेंगे, तो बच्चे वहाँ पे जाएंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे? हम सरकार से कहते हैं कि सरकार सबसे पहले प्राइमरी विद्यालयों को ध्यान दे। जैसे दिल्ली में एक पार्टी, आम पार्टी, शिक्षा पे जो है काम कर रही है, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार भी शिक्षा पे काम कर रही है। और हम शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि कम से कम जो फाइलों पे केवल साइन चलाते, कलम दिखाते, फोटो खिंचवा के दिखाते हैं कि हम साइन कर रहे हो, करते क्या है? हमको ये नहीं समझ में आता है कि 5 साल उनका कार्यकाल होने वाला है, 5 साल उनका कार्यकाल होने वाला, लेकिन एक भी उनके कार्यकाल में भर्ती नहीं आई। वो महाकुंभ की बात पर वापस आते हैं। महाकुंभ देखिए, भव्यता और दिव्यता के लिए पूरे देश विदेश की नज़र महाकुंभ पर है। इस बार का कुंभ जो है वो वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराएगा। कैसे देख रहे हैं, आपकी क्या विचारधारा है महाकुंभ को लेकर? सर देखिए, ये आस्था का विषय है और हमारा भी आस्था है, और हम भी जो है कि इस महाकुंभ को चाहते हैं कि भव्य दिव्य इतना बड़ा हो कि पूरे भारत में, पूरे भारत ही नहीं पूरे देश में भारत का नाम हो और उत्तर प्रदेश का नाम हो, क्योंकि हम भी इसी धरती से आते हैं और हम भी यहीं पे रह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई कमियां न छूटे। जो भी दर्शक आए या फिर जो है कि श्रद्धालु आए यहाँ पे, उनको कहीं भी असुविधा ना हो। लेकिन अभी तक जहाँ तक हम लोग मेले में आते हैं कभी कभी घूमने हफ्ते में, तो देखते हैं कि अभी जिस तरीके से तैयारी हो जानी चाहिए थी, अभी उस तरीके की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी दिन रात काम चल रहा है। और अगर इसी तरीके से अगर लापरवाही तरीके से काम होता रहा तो हम ऐसा हो ना, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी आप कल का एक घटना देख लीजिए, जल्दबाजी में घटना हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसको ध्यान दे और सारी चीज़ें समय से पहले पूर्ण करा ले, ताकि उसका एक रोड मैप तैयार हो जाए कि कौन श्रद्धालु किधर से आएंगे, क्योंकि उस समय जब भीड़ आती है तो फिर कुछ दिखता नहीं है भीड़ को। 7,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। लगता है कि इस बजट के साथ साथ आप लोगों को, चूँकि आप लोगों का जो दर्द है वो समझ में आ रहा है, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, लगता है कुछ बजट जो है वो स्थायी तौर पर करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में? बिल्कुल करना चाहिए। इतना बड़ा जो बजट पास हुआ है महाकुंभ के लिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। महाकुंभ पे काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, काबिले तारीफ भी है। लेकिन हम चाहते हैं इन सब से थोड़ा सा हट के रोज़गार पे भी सरकार कुछ काम करे, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बेरोजगार टहल रहे हैं।
5-5, 6-6 साल से यहीं प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं और माँ बाप की एक आस लेके बैठे हुए हैं, जो कि उनकी आस पे हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी हम लोग की दुख है कि हमें अपने लिए बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन अपने माँ बाप के लिए बहुत दुख होता है। जिस उम्मीद से उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, उस उम्मीद पे हम खरा नहीं उतर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। बाकी तो कुंभ तो काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक देखिए, कुंभ में सभी युवा साथी भी आए थे और इसके साथ साथ ये दर्द भी है, कहीं ना कहीं ये तंज भी है सरकार पर, चूँकि जो युवा साथी है वो रोज़गार चाहता है। हालांकि कुंभ की तैयारियां इस वक्त बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि श्रद्धालुओं का भी लगातार तांता लगा हुआ है, श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुंभ में पुलिस ने भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन चूंकि युवा है तो युवा को रोज़गार चाहिए और रोज़गार से संबंधित बातों पर ही वो विशेष ध्यान देता है। सरकार हालांकि इस ओर ध्यान दे भी रही है। शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कही है कि आने वाले समय में जो शिक्षक हैं उनकी भर्तियां की जाएंगी। साफ तौर पे महाकुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है। देश और दुनिया भर की नज़र इस बार रिकॉर्ड तोड़ महाकुंभ पर होगी और साफ तौर पे अब संतों का आना, महात्माओं का आना भी शुरू हो गया है। इस महाकुंभ की क्या विशेष बातें हैं, क्या ख़ास बातें हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ महात्मा जी हैं, रामकिशोर दास जी हैं। साफ तौर पे बहुत स्वागत है आपका महात्मा जी। किस तरीके से इस महाकुंभ को, जहां देश दुनिया सबकी नज़र इस महाकुंभ पे होगी, प्रदेश सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम पूरा महाकुंभ आयोजित हो रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग धरोहर हैं, हमारे देश की शान, आन और बान। पूरे महाकुंभ को थोड़ा समझाने का प्रयास करें। देखिए, पौराणिक कथा तो इस प्रकार से है, जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, वो अमृत 4 जगह पे गिरा: प्रयागराज, नासिक, इंदौर, उज्जैन और हरिद्वार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रयागराज राजराजेश्वरी कुंभ है, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। प्रतीक रूप से सरस्वती का अर्थ है विद्या, ज्ञान। गंगा जमुना तो प्रत्यक्ष हैं, सरस्वती लुप्त है, क्योंकि ज्ञान अंतःकरण में होता है। इसलिए इस कुंभ का तो और भी विशेष महत्व हो जाता है। माघ मास तो वैसे पुण्य मास होता है। इस कुंभ में स्नान करने से, दान करने से, परोपकार करने से ऐसा बताया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान का भी कुंभ है ये। अनेक पूरे प्रदेश के संत महात्मा जो विद्वान लोग हैं यहाँ कुंभ में आते हैं। ज्ञान गंगा भी है, उसमें स्नान करके आप अपने अध्यात्म को, अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा जो उपलब्ध नहीं हैं आपको सामान्य जीवन में, वो भी यहाँ पर अपना शिविर लगाते हैं, अन्य क्षेत्र चलाते हैं, अन्य सब और धार्मिक सामाजिक आयोजन करते हैं। महाराज जी, हम दर्शकों को और भी स्पष्ट तौर पे बताना चाहेंगे। इस बार बताया जा रहा है कि कुछ योग, एक ऐसा योग बना है जो बेहद सफल माना जाएगा। इस बार का संगम में जो आकर के अगर स्नान करते हैं, साथ ही साथ जो योग बन रहा है वो बेहद खास है, उसके बारे में ज़रा बताएं। ऐसा है, विद्वानों द्वारा बताया गया है कि 12 कुंभ के बाद जो कुंभ आता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। ये तो विशेष अवसर है। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने सारी व्यवस्था चाक चौबंद की है, संतों के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। प्रशासन भी हमारा सहयोगी है। मेला तो अखाड़े चलाते हैं, प्रशासन उनका नोडल एजेंसी है। शासन, प्रशासन और अखाड़े हम सब मिलके इस कुंभ को बहुत भव्य बनाने वाले हैं, बहुत दिव्य बनाने वाले हैं। और जनसाधारण से मैं आग्रह करता हूँ, आइए, आपकी हर प्रकार की जो आध्यात्मिक क्षुधा है, जो आपकी जिज्ञासा है धर्म के विषय में, सनातन के विषय में, आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। हम सब यहाँ एक 16, 17 और 18 को एक कार्यक्रम करने वाले हैं और वो कार्यक्रम सामयिक है। उसमें जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती, क्योंकि रसायन ने हमारी पूरी भूमि को एक प्रकार से बंजर बना दिया है। हम सब उस रसायन युक्त अन्न को पाते हैं तो हमारे विचार दूषित होते हैं। हम सब चाहते हैं कि भारत की जो पुरानी प्रतिष्ठा है, योग गुरु, ज्ञान गुरु, विश्व गुरु जो भारत रहा है, वो प्रतिष्ठा पुनः जागृत हो, पुनः हमको सबको मिले। इसके लिए सबसे ज़रूरी है, हमारे संत कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जो हम ये रसायन युक्त मन खा रहे हैं, इससे हम नाना प्रकार के विकारों से ग्रस्त हो रहे हैं।
रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। इसके निराकरण के लिए 16, 17 और 18 को हम लोग एक संगोष्ठी कर रहे हैं। उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, आपके प्रयागराज यूनिवर्सिटी के, भारतवर्ष के जो भी NGO इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो भी सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, उन सबको हम बुला रहे हैं। 3 दिन का मंथन होगा। उसके बाद जो समाधान निकाला जाएगा वो सब में आम जनता में आप सबसे उसको साझा किया जाएगा। उसको हम गांव-गांव तक ले जाएंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान भी है और ऋषि प्रधान भी है। यहाँ ऋषियों की परंपरा, यहाँ सदगृहस्थ भी सब ऋषि हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब पुनः उस गौरव को पाएँ। ऐसी हम लोग गांव से चलें। गौ संरक्षण से ही गांव का विकास हो सकता है। आप भी सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। हम लोग लाखों करोड़ों रुपए का डीजल और अन्य वस्तुएं जो हैं, रासायनिक वस्तुएं बाहर से आयात करते हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें समावेशी विकास चाहिए। हमें खाली अपने जीवन स्तर को नहीं सुधारना है। जियो और जीनो दे के सिद्धांत के अनुसार हमें प्रत्येक जीवों का संरक्षण करना है और अन्न भी हमें वैसा उपजाना है जो प्रकृति से माँ के रूप में लिया जाए। प्रकृति को उत्तेजित करके उसमें रासायनिक पदार्थ डाल के जो हम उपज बढ़ा रहे हैं, ये उपज हमारे लिए बहुत हानिकारक है। संत महात्मा इस विषय से बहुत चिंतित हैं। देखो, हमारे पुरखों ने हमारे लिए हरे भरे जंगल, उपजाऊ खेती, स्वच्छ नदियां हमको दी हैं। हम अपनी पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं? वही गंदगी से बज बजाती हुई नदियां, उजड़े पहाड़, जीवों का कई प्रजातियां तो लुप्त हो चुकी हैं। अभी आपने सुना होगा गिद्ध जो लुप्त हुआ, उसके लिए बहुत संरक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि संरक्षण का कार्यक्रम चलाना ही नहीं पड़े, हम भी जिएं, सबको जीने दें। प्रकृति का ये सिद्धांत है कि एक कड़ी के रूप में है। एक भी प्रजाति अगर नष्ट होती है तो पूरी चैन विकृत होती है। इस विषय पे हम लोग संगोष्ठी करने वाले हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। श्रद्धालु ऐसा पूछते हैं अक्सर जब टीवी चैनल्स पे कोई डिबेट होती है, जब वो संगम में आकर के स्नान करेंगे तो क्या कोई मंत्र या कोई वैदिक किसी तरीके का मंत्र पढ़ना ज़रूरी है? किस तरीके से स्नान को करना चाहिए सनातन धर्म के? वैदिक विधा तो स्पष्ट है, परंतु जन साधारण उन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाता है। उसे मानसिक रूप से गंगा जी को, जमुना जी को, सरस्वती को प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए, क्योंकि विधि तो इतनी जटिल है कि जन साधारण उसको समझ नहीं सकता। इसलिए उसे भावपूर्वक गंगा, जमुना, सरस्वती को प्रणाम करते हुए डुबकी लगाएं, मोक्ष को प्राप्त करें, धन धान्य से संपूर्ण हो। सभी ऋषि यही चाहते हैं कि सब पूरा भारत हमारा समृद्ध हो, स्वच्छ हो और सनातन से युक्त हो। सनातन का सिद्धांत क्या है कि जियो और जीने दो। हमारे अगर किसी कुत्ते को भी चोट लगती है तो हमें दुख होता है। सबको जीने का हक है, पृथ्वी सबकी माँ है। हम ये चाहते हैं कि सब जिएं, सब सुखी रहें। साफ तौर पे महात्मा जी ने बहुत बड़ी और बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, जो ज़रूरी भी हैं आगे की पीढ़ी को भी जानने के लिए। और संगम में जो लोग इस बार श्रद्धालु, तकरीबन 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं, सभी को सारा स्वागत है। और साफ तौर पे जो गोष्ठी है प्रकृति को बचाने को लेकर के, गौ सेवा संरक्षण को लेकर के भी महाराज जी ने बड़ी प्रमुख और मुख्य बातें बताई। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, प्रयागराज।